वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोजप्रीत कौर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें हमारा टॉपिक है ब्लड। आज हम ब्लड को कवर करेंगे कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड होता क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने से पहले, पूरा टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस और जो भी लेक्चर्स हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी आपको बताएंगे, जो भी स्टडी के बेस में जो भी चीजें हैं, जो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो आप तक उनके नोटिफिकेशंस पहुंच सके। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड। तो ब्लड में हम पढ़ेंगे बच्चों ब्लड होता क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कितने टाइप का ब्लड से, और एज वेल एज ब्लड के फंक्शंस क्या है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, और आप सभी जानते हैं कि अगर ब्लड नहीं होगा तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो ब्लड का होना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक से पूरा हाई लेवल तक की स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड की। तो आज हम आपको यहाँ पर वही सब चीजें जो है वो बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ब्लड, सबसे पहले हम ब्लड की स्टडी कर रहे हैं, आज हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ब्लड की स्टडी कर रहे हैं तो उस टर्म को हम क्या बोले। तो क्या आप लोगों को पता है कि अगर हम ब्लड की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, अगर हम ब्लड की स्टडी कर रहे हैं बच्चों, तो हम उसको बोलेंगे हेमाटोलॉजी। क्या बोलेंगे? हेमाटोलॉजी। सो हेमाटोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ पर? स्टडी ऑफ ब्लड। क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड। हेमाटोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ ब्लड। हम ब्लड में जो चीजें स्टडी कर रहे हैं, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, एक साइंटिफिक स्टडी जो है किसकी? ब्लड की, उसको हम हेमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हेमाटोलॉजी यानी कि ब्लड के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ब्लड की सबसे पहले स्टडी किसने की, किसने हमें ब्लड के बारे में सबसे पहले बताया। तो यहाँ पर ब्लड के बारे में हमें सबसे पहले बताया था, जो ब्लड था, ब्लड की स्टडी जिन्होंने की और जिन्होंने ब्लड के बारे में बताया वो थे विलियम ह्यूसन। विलियम ह्यूसन नाम के प्राणी जो थे, जो व्यक्ति थे, उन्होंने हमें बताया था कि ब्लड जो है उसके इतने टाइप्स होते हैं, इतना उसमें कंपोजिशन होता है, हर चीज के बारे में हमें इन्होंने बताया था। इसी के साथ जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में ब्लड का, वो किसने बताया था? तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में हमें विलियम हार्वे ने बताया था। किसने बताया था? विलियम हार्वे के बारे में। हेमाटोलॉजी को स्टडी ऑफ ब्लड बोलते हैं। ब्लड को जिसके सबसे पहले ब्लड ने जो ब्लड था जिसको सबसे पहले जिसने बताया था वो थे हमारे विलियम ह्यूसन। उसी के साथ जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में हमें विलियम हार्वे ने बताया था। अब हम जानेंगे कि जो ब्लड है वो कौन से टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कि हमने टिश्यूज में पढ़ा था कि वहां पे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, तो उनमें एक हमारा होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ब्लड जो है बच्चों, हमारा जो ब्लड है वो हमारा कौन सा टिश्यू है? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है ये? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है आपका। ब्लड जो है वो कौन सा टिश्यू है? हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसी के साथ बेसिक चीज जो है क्या है कि ये ब्लड हमारी क्या है? लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन, लाइफ लाइन फॉर अ लिविंग। अगर ब्लड नहीं होगा तो जिंदा रहने की संभावना हमें होगी ही नहीं। तो ब्लड क्या है? हमारा लाइफ लाइन है। जैसे हम कह देते हैं ना कि हमारी लाइफ लाइन हमारे मम्मी है, हमारे पापा है, तो उसी के साथ साथ हमारी जो लाइफ लाइन है, जिंदा रहने के लिए जो हमारी लाइफ लाइन है वो क्या है? ब्लड। ब्लड जो है वो हमारी लाइफ लाइन है।
और ये टाइप का बच्चों आइसोटोनिक सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है ये? आइसोटोनिक टाइप का ये सोल्यूशन है। तो ये था हमारा बेसिक सी चीजें कि ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले ब्लड के बारे में किसने बताया, सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया, ब्लड कौन सा टिश्यू है और कौन सा सोल्यूशन है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देती थी, हिमाटोलॉजी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को हिमाटोलॉजी बोलते हैं। विलियम ह्यूसन ने सबसे पहले हमें ब्लड के बारे में बताया था। उसी के साथ विलियम हार्वे जो थे उन्होंने सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बताया था। बच्चे अक्सर नेम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों के ही नाम लगभग सेम से हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ ह्यूसन और हार्वे का है। ह्यूसन ने ब्लड के बारे में बताया था तो हार्वे ने सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बताया था। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए कि ब्लड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो आपको बिना सोचे समझे बोल देना है कि ये हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि कैसा है ब्लड? लिक्विड है, तो इसमें कॉमन सेंस लगाने की बात है। तो यहाँ पर कैसा ये लिक्विड है, तो ब्लड हमारा जो होगा वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होगा। साथ ही साथ ब्लड क्या है? हमारी लाइफ लाइन है, मतलब एक जीने की एक लाइफ लाइन है। बिना ब्लड के वी आर नॉट अनेबल टू सर्वाइव। साथ ही साथ ये कैसा है? एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड। अब आते हैं बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। अब इसी के साथ जो ब्लड है उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें पहला है हमारा पीएच। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ब्लड के। तो हम देखेंगे कि हमारे ब्लड का पीएच कितना है, टेम्परेचर कितना है, विस्कोसिटी कितनी है, और साथ ही साथ इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलैरिटी को भी हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ब्लड का पीएच कितना है। तो जो ब्लड का पीएच है बच्चों, हमारे जो ब्लड का पीएच है वो है 7.35 टू 7.45। हमारे ब्लड का जो पीएच है वो कितना है? 7.35 टू 7.45। लेकिन अगर आपसे कोई एक्यूरेट पूछता है तो आपको यहाँ पर असम्पशन लगाना है कितना कि 7.40। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 7.35 से 7.45 तक होती है। अब अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है, तो जो ब्लड का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है। तो क्या है यहाँ पर कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मोर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर जो है हमारा ब्लड का जो टेम्परेचर होगा, तो आप बताइए अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारे ब्लड का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा है। अब इसकी विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी का यहाँ पर हम वाटर से इसका जो विस्कोसिटी है उसको मेजर करेंगे। तो वाटर से अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो 5 टाइम्स मोर है। किससे? वाटर से 5 टाइम्स मोर देन वाटर। इसकी विस्कोसिटी कितनी है? 5 टाइम्स मोर जो है वो किससे है? हमारे वाटर से जो है इसकी विस्कोसिटी को हम जानते हैं। फिर है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी बच्चों वो है 1.60। ये जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। उसी के बाद
294 ये जो है मिली ऑस्मो पर लीटर जो है इसकी ऑस्मोलारिटी को हम जानते हैं। सो क्या है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है यहाँ पर कि जो पीएच है, पीएच जो इसका यहाँ पर हमारे ब्लड का वो है 7.35 टू 7.45, हम इसका एक्यूरेट बोलेंगे 7.40। टेम्परेचर की अगर हम बात करें हमारे ब्लड की, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है वो होता है। विस्कोसिटी, अगर हम वाटर से इसे कंपेयर करें तो वाटर से 5 गुना ज्यादा जो है हमारे ब्लड की विस्कोसिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.06 है, लेकिन ये वेरिएंट होती रहती है, अलग अलग बुक में अलग अलग विस्कोसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ब्लड की दी गई है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अजम्पशन लगा रहे हैं, तो हमारा जो अजम्पशन है वो कितना है 1.060। ऑस्मोलारिटी की बात करें तो 294 मिली ऑस्मो पर लीटर जो है वो हमारे ब्लड की ऑस्मोलारिटी है। तो दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड पर, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड को हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है ऑफ ब्लड का, तो ये सबसे पहले तो 2 में डिवाइडेड है। किसमें? लिक्विड पार्ट में और सेलुलर पार्ट में। किसमें डिवाइडेड है ये बच्चों? लिक्विड पार्ट और सेलुलर पार्ट में ये जो है वो डिवाइडेड है। अब जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लिक्विड पार्ट और जो सेलुलर पार्ट में जो हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, मतलब ब्लड कैसे बन रहा है यहाँ पर, तो वो 2 में डिवाइडेड है। अब इसी के बाद जो लिक्विड पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड, इस यहाँ पर जो लिक्विड पार्ट है वो इसके बाद भी डिवाइडेड है, और यहाँ पर हमारा सेलुलर पार्ट भी सब डिवाइडेड है। तो सेलुलर पार्ट की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों। तो सेलुलर पार्ट में क्या आते हैं, हमारी 3 चीजें आ रही हैं। क्या आ रही है? 3 चीजें आ रही हैं, जो कि क्या है हमारे ब्लड के पार्ट से। तो सबसे पहला हमारा आता है आरबीसीज, फिर आता है डब्ल्यूबीसीज एंड देन प्लेटलेट्स। तो ये है हमारा सेलुलर पार्ट किसका? ब्लड का, जिसमें क्या कंसिस्ट करते हैं? आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को और प्लेटलेट्स को। अब यहाँ पर आरबीसीज का जो दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट्स। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। सो दिस इज द सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पर बच्चों जो आरबीसी का काम क्या है, जो आरबीसी क्या करता है कि ये गैसेस को एक्सचेंज करता है। क्या करता है? एक्सचेंज। किसमें हेल्प करता है? एक्सचेंजिंग इन द गैसेस। ये क्या करता है? एक्सचेंज द गैसेस। डब्ल्यूबीसीज क्या करेगा? आपको इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। इम्यूनिटी और फॉरेन सब्सटेंस से क्या करता है? ये फाइट करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हेल्प इन क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। तो ये क्या है? हमारा सेलुलर पार्ट है किसका? हमारे ब्लड का। इसमें जो आरबीसीज है बच्चों वो 99% आरबीसीज ब्लड में पाई जाती हैं, और बाकी का बचा हुआ जो है वो हमारा 1% आता है। सेलुलर पार्ट जो है यहाँ पर, जो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि 3 में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आरबीसीज जो है वो 99% है, और डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बाकी जो 100% में से जो बचा हुआ 1% है वो क्या है? हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज को हम इसमें डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बाकी अब हम बात करते हैं लिक्विड पार्ट की। तो लिक्विड पार्ट में क्या है बच्चों? इसमें हमारा जो सेलुलर पार्ट है वो कितना है? 45%, और 55% हमारा लिक्विड पार्ट आता है। तो लिक्विड पार्ट, तो लिक्विड पार्ट की अब हम बात करते हैं। तो लिक्विड पार्ट में क्या क्या आता है? लिक्विड पार्ट में सबसे पहले आएगा लिक्विड मतलब कि वाटर, फिर आता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। क्या आता है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के बाद इसमें आते हैं अदर सब्सटेंसेस। तो ये हमारा लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट यहाँ क्या कंसिस्ट कर रहा है बच्चों? यहाँ पर लिक्विड पार्ट में है वाटर,
प्लाज्मा प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस। अब फर्दर जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें, 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो बच्चों यहाँ पर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जिसमें पहला है हमारा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के बाद इसमें आता है हमारा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन के बाद यहाँ पर आता है हमारा ग्लोबुलिन। तो यहाँ पर जो ग्लोबुलिन है बच्चों, जो ग्लोबुलिन का क्या काम है कि हमारा क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और उसी के बाद जो फिब्रिनोजन है वो हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और एल्ब्यूमिन जो है वो अबंडेंट पार्ट है ब्लड का, जो कि सबसे ज्यादा ब्लड में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन जो है वो ज्यादा मात्रा में जो है हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर होता है बच्चों, वाटर जो है हमारा 92% जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में। 7.1 to 7.3 जो है वो हमारा क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, और उसी के साथ क्या है कि 7% जो है हमारे यहाँ पर अदर सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड में पाए जाते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है बच्चों, इस पूरा फ्लो चार्ट जो है अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको बार बार टाइप्स और सब टाइप्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इसी फ्लो चार्ट में आपको दे दी गई है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा लिक्विड पार्ट और दूसरा है सेलुलर पार्ट। लिक्विड पार्ट 55% है और सेलुलर पार्ट हमारा 45% है। तो सेलुलर पार्ट क्या कंसिस्ट करता है कि आरबीसीज, हमारे जो ब्लड के टाइप है कौन सा, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल, एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसीज का क्या काम है कि गैसेस को एक्सचेंज करता है, उसी के साथ डब्ल्यूबीसीज का क्या काम है, इन्फेक्शन से ये फाइट करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा प्लेटलेट्स। फिर आते हैं हम लिक्विड पार्ट पर। तो लिक्विड पार्ट जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 में, वाटर में, प्लाज्मा प्रोटीन में और अदर सब्सटेंसेस में। वाटर इसमें 92% है, वहीं पर जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो कितना कंसिस्ट करता है, 7.1 to 7.3%, और अदर सब्सटेंसेस जो है वो हमारे 7% आते हैं। इनमें जो है एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन जो है वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ब्लड के कंपोनेंट्स के लिए। और इसमें जो एल्ब्यूमिन है वो एबंडेंट सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में पाया जाता है। फिब्रिनोजन क्या करता है, वही सेम बात है, जो काम फिब्रिनोजन का है वही यहाँ पर डब्ल्यूबीसीज का है, मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो ये फ्लो चार्ट बच्चों आप याद कर लीजिए, बहुत ही इजी फ्लो चार्ट है और 95% नॉलेज आपको इसी से मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे। अब मैं आपको थ्योरी में बताऊंगी कि होता क्या है ब्लड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे ही जब मैंने स्टार्टिंग की थी ब्लड को पढ़ाने की। ये कैसा है, लिक्विड यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको क्या हम बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से हम इसको जानते हैं। इट सर्कुलेट्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, कैसे, लगातार ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेट करना स्टॉप हो जाएगा तो आपकी डेथ भी हो सकती है, आपके हार्ट को हो सकता है, आपके हार्ट को ब्लड ना पहुंचे, इसकी वजह से आपको हार्ट अरेस्ट, हार्ट अटैक हो सकता है। तो ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली लगातार जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। अलाउइंग कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यूज डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये क्या करता है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो टिश्यूज एक दूसरे की दूरी पे है, मतलब टिश्यूज जो है वो थोड़ा दूर दूर पर है, तो ये लगातार ट्रैवल करके उनके बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन करता रहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ ये क्या करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैसेस को ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहां पर ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में क्या क्या काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है,
न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, हार्मोन्स को, हीट प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस और क्लॉटिंग फैक्टर्स, इन सारे कामों में कौन हेल्प करता है? हमारा ब्लड जो है वो हेल्प करता है। तो इसमें मैंने आपको क्या बता रही हूँ बच्चों कि ये क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है? दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों इसका कि ये क्या करता है? कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करता है बॉडी में, कॉन्स्टेंटली ट्रैवल इन बॉडी। तो ये जो है वो मेन पॉइंट है। ये क्या है कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, कॉन्स्टेंटली बॉडी में ट्रैवल करता है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन टू टिश्यूज, कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यूज। सो ये था हमारा ब्लड। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सी चीज। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। जो कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि ये किसमें डिवाइडेड है? एक लिक्विड पार्ट में डिवाइडेड है और एक सेलुलर पार्ट में डिवाइडेड है। तो लिक्विड पार्ट में हमारा प्लाज्मा आता है। तो बच्चों हम यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में देखते हैं कि प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम वाटर पर। तो वाटर जो है वो कितना 90 to 92% जो है वो वाटर जो है पाया जाता है। 90 to 92%। प्लाज्मा प्रोटीन कितना है यहाँ पर? 7% पाया जाता है। तो वही बात बताया यहाँ पर कि वाटर, तो ब्लड में जो प्लाज्मा है तो उसमें वाटर भी होता है। तो वो कितना है? 90 to 92%। प्लाज्मा प्रोटीन 7% है। ये क्या करता है? क्रिएट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड व्हिच कीप्स प्लाज्मा फ्लूइड within the circulation. Plasma viscosity is due to plasma protein, mainly albumin, fibrinogen and globulins. तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही किसमें फ्लो चार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। तो यही मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्लो चार्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो आधी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, व्हिच कीप्स प्लाज्मा फ्लूइड विद इन द सर्कुलेशन, जो प्लाज्मा फ्लूइड को सर्कुलेशन के साथ साथ रखेगा। और प्लाज्मा विस्कोसिटी ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जो विस्कोसिटी की बात हमने की थी जो कि 5 टाइम्स मोर देन वाटर है, वो किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जो है वो विस्कोसिटी यहाँ पर है। और वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से यहाँ पर विस्कोसिटी है। और उनमें से मेनली किनका ज्यादा फंक्शन है यहाँ पर, किनका रोल है? एल्बुमिन का, फिब्रिनोजन का और ग्लोबुलिन्स का। तो एल्बुमिन अबेंडेंट पार्ट है यहाँ पर ब्लड का, जो कि ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। फिब्रिनोजन क्या करता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में यहाँ पर हेल्प करेगा। ग्लोबुलिन्स जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर में यहाँ पर हेल्प करते हैं। फिर आता है प्लाज्मा का तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या है कि सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। तो ये जो सारी चीजें हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। इनके वेरियस फंक्शन होते हैं किसमें? प्लाज्मा में। फिर आते हैं बच्चों न्यूट्रिएंट्स पे। अब प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पर होते हैं। ये सारी चीजें अदर सब्सटेंसेस में आती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या है बच्चों? द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो भी डाइजेशन का प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि जो डाइजेशन का प्रोडक्ट है, जिसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल्स हैं, ये सारे किसके थ्रू अब्सॉर्ब होते हैं? हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू ये जो है वो अब्सॉर्ब होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड कैरीड इन ब्लड। क्या बोल रहे हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है? यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, ये ब्लड में होते हैं, ब्लड में होते हैं और ये कैरी मतलब यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड कैरीड इन ब्लड, ये ब्लड में आएंगे। फिर कहां पर ये जाएंगे? टू द किडनी। ब्लड में भी तो सर्कुलेशन
ब्लड का सर्कुलेशन किडनी तक भी हो रहा है। अब ये किडनी में जाएंगे, किडनी में जाके क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। क्या, किडनी फॉर एक्सक्रीशन, किडनी तक ले जाएंगे, क्यों, एक्सक्रीट करने के लिए। यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में होंगे, वो ब्लड जो है वो किडनी तक इन सारी चीजों को लेके जाएगा, क्यों, ताकि उनका एक्सक्रीशन हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो सके लंग्स को, लंग्स तक पहुंचा सके और वहां से भी उसका क्या हो, एक्सक्रीशन हो। तो ये सारा काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। इनमें वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। हार्मोन्स, हार्मोन्स इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जो हार्मोन्स हैं हमारे ब्लड में वो ट्रांसपोर्टेड होती हैं, वो ट्रांसपोर्ट करती हैं टारगेट टिश्यूज और ऑर्गन्स को ही। कोई टारगेट टिश्यू या ऑर्गन्स को ही क्या है, जो ब्लड है वो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा। अब हम आते हैं हीमोपोएसिस पर। हीमोपोएसिस का मतलब क्या है कि ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो वो अब हम इसमें बात करेंगे। तो कैसे हुआ है, सिंथेसाइज्ड मेनली इन रेड बोन मैरो। ये हमारी बोन मैरो में जो दो टाइप की बोन मैरो होती है, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। तो ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, रेड बोन मैरो में ये सिंथेसाइज होता है। क्या, ब्लड फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल एंड, अब यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं हमारी बोन मैरो में जो इनको प्लूरिपोटेंट सेल्स बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं, और गो थ्रू सेवरल डेवलपिंग स्टेजेस बिफोर एंड फिल इन द ब्लड। अब ये बहुत सारी सेवरल स्टेजेस के थ्रू ये डेवलप करता है, सेवरल स्टेजेस में ये जो ब्लड है वो डेवलप होता है और फिर ये जाकर ब्लड में फिल होता है। कुछ लिम्फोसाइट्स मतलब कि WBCs, लिम्फोसाइट्स क्या है यहाँ पर, WBCs एडिशनली आर प्रोड्यूस इन लिम्फोइड टिश्यू। यहाँ पर कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कहां पर, लिम्फोइड टिश्यूज में। फिर आते हैं टिल 20 इयर्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 20 साल, क्या बोल रहे हैं कि 20 साल की उम्र तक क्या होता है कि 20 इयर्स ऑफ लाइफ रेड बोन मैरो ऑक्यूपाइज द एंटायर बोन। 20 साल तक जो रेड बोन मैरो है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, ऑक्यूपाई हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर कि the entire bone capacity later is replaced by fatty yellow bone marrow। अब यहाँ पर जो entire मतलब 20 साल तक जो रेड बोन मैरो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी पूरी की पूरी बोन में। उसके बाद अब लेटर इज रिप्लेस बाय फैटी येलो मैरो। बाद में 20 साल के बाद ये बोन मैरो किस में रिप्लेस हो जाएगी, फैटी येलो मैरो में ये जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड सेल फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट आते हैं बच्चों रेड ब्लड सेल्स पर। अब हम देखेंगे कि जो हमने पार्ट्स पढ़े थे हमारे सेलुलर पार्ट के, तो ब्लड कितने टाइप का होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल क्या है, व्हाइट ब्लड सेल क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। तो रेड ब्लड सेल क्या है बच्चों कि बाइकॉन्केव डिस्क। जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो कैसा है, बाइकॉन्केव डिस्क है। ये कैसी है, बाइकॉन्केव डिस्क है। नो न्यूक्लियस, इसमें किसी भी टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। और डायमीटर इसका 7 माइक्रोमीटर। कितना डायमीटर है, 7 माइक्रोमीटर जो है इसका डायमीटर है। तो बोल रहे हैं कि बाइकॉन्केव डिस्क है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं, उसका जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर है। फ्लेक्सिबल, सो दे कैन स्क्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज। ये इतना फ्लेक्सिबल है, ब्लड इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि पतली से पतली नैरो, पतली से पतली कैपिलरीज के थ्रू भी ये क्या करता है, स्क्वीज ट्रैवल करता है। नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स लीविंग मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। और इसमें जो इंटरनल मतलब इंट्रासेल में जो इंट्रासेलुलर अंदर के जो सेल्स होते हैं, इंट्रासेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं हीमोग्लोबिन के लिए। इतना सा भी वो स्पेस जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि इतना फ्लेक्सिबल है कि नैरो से नैरो कैपिलरीज के थ्रू ट्रैवल होता है और
इनमें जो इंट्रासेलुलर स्पेस, कोई भी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हीमोग्लोबिन को लीव करने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। ये होता क्या है, लार्ज पिगमेंटेड प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि ये एक लार्ज पिगमेंटेड ऐसा प्रोटीन होता है जो कि गैस ट्रांसपोर्ट के लिए वर्क करता है। Mainly transport oxygen but also carry some carbon dioxide. Red blood cells क्या करते हैं बच्चों कि ये गैस ट्रांसपोर्ट तो करती है, आपको पता ही है, साथ ही साथ ये मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। इनका मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ CO2 भी ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। RBCs cannot divide, so need to be continuously replaced by new cells from the red bone marrow. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो RBCs है वो डिवाइड नहीं होती हैं, RBCs जो है वो डिवाइड नहीं होती हैं, तो ये जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है न्यू सेल से। ऐसा नहीं है कि RBCs डिवाइड होगी, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 122 होता है, तो 120 इनके बाद ये न्यू सेल्स में क्या होती है, मतलब क्या होती है, ये रिप्लेस हो जाती है रेड बोन मैरो में। यहाँ पर बोले जो लाइफ स्पैन इन द सर्कुलेशन, इनका जो सर्कुलेशन टाइम पीरियड है आरबीसीज का वो सिर्फ 120 दिन का है। इसके बाद हीमोलाइसिस अकर होगा, मतलब आरबीसीज का ब्रेकडाउन होगा, और ये ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है, हमारे स्प्लीन, बोन मैरो और लिवर में, और यहाँ पर 120 दिन के बाद नई आरबीसीज जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारी आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, इस टाइप का जो है वो दिखता है। अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स पे। तो मेनली आप याद रखिएगा बच्चों, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि ये जो होती है वो हमारी बाहर से आई हुई चीजें, क्या वो होते हैं, जो बाहर से आई हुई चीजें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, साथ ही साथ क्या है कि फॉरेन बॉडीज को ये रिमूव करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारा काम किसका होता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल का जो है वो काम होता है। अब they contain nuclei and some have granules in their cytoplasm। अब ये जो है कि जैसे आरबीसीज में किसी भी टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, सॉरी, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स बट अकाउंट फॉर ओनली 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ये क्या है कि लार्जेस्ट ब्लड सेल्स है, ये आरबीसीज से कैसी है, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स है, बट अकाउंट फॉर ओनली 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। लेकिन ये सिर्फ 1% ब्लड वॉल्यूम को ही क्या करती हैं, अकाउंट करती हैं, जबकि आरबीसीज 99% जो है वो फॉर्म होती हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी, ये हमें हमारे बचाव के लिए काम करते हैं। जो डब्ल्यूबीसीज है हमें फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करता है और इम्यूनिटी में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। They contain nuclei and some have granules in their cytoplasm। आरबीसीज में हमने पढ़ा था कि इनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये जो है वो न्यूक्लियाई को कंटेन करती हैं और इनमें कुछ ग्रैनुल्स भी होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर जो आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो कुछ इस तरह की मैंने आपको बताया कि दिखती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स में वो देखिए कुछ इस टाइप की आपको दिखेगी। अब हम आते हैं बच्चों कि व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स क्या है। तो यहाँ पर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो दो में डिवाइडेड है। हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो दो में डिवाइडेड है। ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। किसमें डिवाइडेड है, ग्रैनुलोसाइट्स में है और एग्रैनुलोसाइट्स में ये डिवाइडेड है। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड है किसमें, न्यूट्रोफिल्स में, बैसोफिल्स में और ईस्मोफिल्स में। तो ये है हमारे किसमें, ये आते हैं हमारे ग्रैनुलोसाइट्स में। फिर आते हैं हम
ग्रैनुलोसाइट्स में, ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में डिवाइडेड है। किसमें? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में ये डिवाइडेड है। So this is the types of white blood cells which contain granulocytes and agranulocytes. Granulocytes is further divided into neutrophils, basophils and eosinophil, and agranulocytes is divided into monocytes and lymphocytes. तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे न्यूट्रोफिल की। तो न्यूट्रोफिल क्या करता है बच्चों? जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा? किल करेगा, किल्स बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड रिमूव फॉरेन डेब्रिस। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो फॉरेन डेब्रिस है उसको भी ये रिमूव करती है। ये किसका काम है? हमारे न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल क्या करता है कि हमारे फॉरेन डेब्रिस होते हैं उनको किल करता है, और जो भी हमारे फॉरेन बैक्टीरिया और फंगाई को किल करेगा और फॉरेन डेब्रिस को ये रिमूव करेगा। फिर हम आते हैं ईस्नोफिल पर। ईस्नोफिल का क्या काम है? ईस्नोफिल्स क्या करते हैं बच्चों कि ये सबसे पहले पैथोजेंस और कैंसर सेल्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही उनको किल कर देते हैं। क्या करेंगे? फाइंड एंड रिमूव, फाइंड करेंगे एंड रिमूव द पैथोजेंस एंड कैंसरस सेल्स। न्यूट्रोफिल हो गया, स्नोफिल हो गया, फिर आता है बैसोफिल। बैसोफिल क्या करता है कि ये रिएक्ट करता है एलर्जेंस के खिलाफ। बैसोफिल क्या करता है? रिएक्ट टू एलर्जेंस। अगर कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में आ गया है तो ये उसके लिए आपको रिएक्ट, आपकी बॉडी को क्या करेगा? रिएक्ट कर देगा। तो ये था हमारा किसका? ग्रैनुलोसाइट्स का। ग्रैनुलोसाइट्स के हमारे पार्ट्स है जो मैंने आपको बताया। तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे पहले इसमें न्यूट्रोफिल आता है। तो बच्चों न्यूट्रोफिल क्या करता है कि बैक्टीरिया और फंगाई को ये किल कर देगा और साथ ही साथ रिमूव कर देता है फॉरेन डेब्रिस को। ईस्नोफिल्स क्या करते हैं? ये सबसे पहले फाइंड करेंगे किसको? पैथोजेंस को और कैंसर सेल्स को, देन इसको ये रिमूव कर देंगे। फिर बैसोफिल्स क्या करते हैं? एलर्जेंस के खिलाफ रिएक्ट करते हैं। फिर हम आते हैं किसके ऊपर? ए ग्रैनुलोसाइट्स पर। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या करते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स जो है वो क्या करते हैं? तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में बच्चों क्या है कि हम आते हैं मोनोसाइट्स पर। तो मोनोसाइट्स, सबसे पहले मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या करेंगे कि आपकी बॉडी में जो भी वायरस, फंगई एंड प्रोटोजोआ इनको किल करते हैं एंड रिमूव करते हैं। क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इनको किल करेंगे और रिमूव करेंगे, और साथ ही साथ डैमेज सेल्स को भी ये रिमूव करते हैं। क्या करेंगे? डैमेज सेल्स को भी ये रिमूव करते हैं। फिर हम आते हैं लिम्फोसाइट्स पर। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो सबसे पहले तो कंटेन करते हैं कुछ सेल्स को। तो लिम्फोसाइट्स किसको कंटेन करते हैं? कुछ सेल्स को, जिसमें हमारा पहला सेल आएगा टी सेल, बी सेल और कुछ किलर सेल्स।
अब ये जो टी सेल्स, बी सेल्स और जो किलर सेल्स है बच्चों, इनका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी वायरस, फंगई, जो भी कैंसरस सेल्स है, उनको ये क्या करते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस को, इन सबको प्रिवेंट करते हैं, एज वेल एज आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करते हैं। तो ये थे हमारे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ WBCs। तो इसमें क्या आता है कि हमारा न्यूट्रोफिल आता है, ग्रैनुलोसाइट्स में इस्नोफिल आता है, बासोफिल आता है। तो न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया, फंगाई को किल करता है, फॉरेन डेब्रिस को रिमूव करता है। इस्नोफिल क्या करेगा, फाइंड कर देगा, रिमूव करेगा किसको, पैथोजेंस और कैंसरस सेल्स को। बासोफिल अगर आपकी बॉडी में कोई एलर्जिक सब्सटेंस एंटर कर गया तो उसके खिलाफ ये रिएक्ट करेगा। मोनोसाइट्स का काम क्या होता है, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ को ये क्या करेगा, किल और रिमूव करेगा, साथ ही साथ जो भी डैमेज सेल्स है उनको ये रिमूव करेगा। लिम्फोसाइट्स में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स और किलर सेल्स। ये आपको वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या है कि आपको फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट आप खुद को कर सके। डिफेंस मैकेनिज्म का ये काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ WBCs। अब हम आते हैं बच्चों प्लेटलेट्स पे कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं। बहुत ही स्मॉल डिस्क होती हैं, वेरी स्मॉल डिस्क, बहुत ही छोटी होती हैं। आप इसमें देखिए, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है किसका, प्लेटलेट्स का। विजुलाइज कर सकते हैं कि हम कितनी छोटी छोटी प्लेटलेट्स है, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि वेरी स्मॉल डिस्क है, 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका जो डायमीटर है वो कितना है, 2 to 4 माइक्रोमीटर जो है वो इनका डायमीटर है। दे हैव नो न्यूक्लियस, आरबीसीज की तरह इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, बट देयर साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद ग्रैन्युल्स। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैन्युल्स के साथ पैक्ड होता है, दैट कंटेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और यही कंटेन करता है, जो इनका मेन काम है प्लेटलेट्स का, क्या, क्लॉटिंग फैक्टर करना, ब्लड को क्लॉट करना, एंड कॉज हीमोस्टेटिस। साथ ही साथ ये हीमोस्टेटिस का भी काम करते हैं, सिसेशन ऑफ ब्लीडिंग, मतलब कि स्टॉप कर देना किसको, ब्लीडिंग को। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 8 to 11 डेज है, जबकि आरबीसीज का हमने लाइफ स्पैन पढ़ा था वो कितना था, 120 डेज। सो दिस इज द प्लेटलेट्स। तो ये हमने ब्लड के बारे में बच्चों पढ़ा कि हमने सब पढ़ लिया कि ब्लड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसका सेलुलर कंटेंट क्या होता है, इसका लिक्विड पार्ट क्या होता है, टाइप्स क्या हैं, ब्लड के टाइप्स क्या हैं, WBCs के टाइप्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब ब्लड का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है बच्चों, इट कैरीज ऑक्सीजन। जैसा कि आपको पता है कि गैसेस को कैरी करता है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट योर बॉडी। पूरी बॉडी में ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। इट फॉर्म्स ब्लड क्लॉट टू मैनेज ब्लीडिंग। साथ ही साथ ब्लीड को मैनेज करने के लिए ये ब्लड क्लॉट को भी फॉर्म करता है। इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, क्योंकि WBCs भी है हमारे ब्लड में, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट रखते हैं और इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करते हैं। मेन काम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का किसका है, व्हाइट ब्लड सेल्स का। वेस्ट प्रोडक्ट को ये कैरी करते हैं, जैसा कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। ये क्या करता है, ब्लड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है, कैरी करके किडनी तक ले जाएगा और वहां से ये पूरा हमारा बॉडी से बाहर आ जाता है। इट रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर। ब्लड का मेन काम क्या है कि आपके बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड। बच्चों मैंने बहुत ही इजी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए हैं, बहुत ही छाट के जो नोट्स हैं मैंने बनाए हैं। फ्लो चार्ट अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आधी जो लेक्चर है वो समझ जाएंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट के बेसिस पे ही मैंने पूरा नोट्स है वो तैयार किया है। तो अगर आप फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से देख लेंगे तो आप जो आगे स्लाइड्स मेरी देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने फ्लो चार्ट में उसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पहले स्टडी कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मतलब क्या बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो बार बार मेरे लेक्चर देखिए। साथ ही साथ अगर आपके नोट्स इजी लग रहे हैं तो आप इनको क्या करें, अपनी नोटबुक पर कॉपी भी कर लें, क्योंकि ये बहुत ही आसान से नोट्स हैं और इनमें छोटे नोट्स हैं और साथ ही साथ इसमें सारी चीजें जो है वो मैंने कवर कर दी हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।